हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मॉड्यूल सेकेंड के टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के नाम से दिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है ये कुछ कैलकुलेटिव मेथड्स हैं जो हम लोग आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जो हम फर्दर देखेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो मूविंग विद द डेफिनेशन, सो हियर इज द डेफिनेशन। सॉल्यूशन हैविंग द सेम, यहाँ पे आएगा सेम, a solution having the same osmotic pressure is known as isoosmotic और isotonic solution। वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जिसके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको हमने कह दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट हमें सेम सॉल्यूशन बनाना ही क्यों है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमको बनाना ही क्यों है? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्यों हमको बनाना है? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम डायरेक्टली ब्लड में देते हैं और कुछ कुछ हम डायरेक्टली आई में देते हैं, है ना? जो ब्लड में देते हैं और जो आई में कहाँ देते हैं? लैक्रिमल सिक्रीशंस में देते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे देते हैं। तो फिर इन केसेस में हम लोग कभी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही देंगे। हम उसकी आइसोटोनिसिटी पहले जज करेंगे और उसके बाद ही हम वो ड्रग को इन दोनों प्लेसेस में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी ड्रग को हम ब्लड में डाल रहे हैं तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको फास्ट चाहिए, हमको जल्दी चाहिए, तभी हम उसको ब्लड में दे रहे हैं। ठीक है, आई में भी उसमें डायरेक्ट होता है और दोनों ही बहुत सेंसिटिव पार्ट है। इनमें कोई इरिटेशन होगा तो पूरी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी फैल सकती है। तो इस केस में, इन टाइप के केसेस में हम कभी भी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाते हैं, जिसमें सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 यानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी एक बाउंड्री है समझ लीजिए, और उससे आपके जो इंजेक्शन है, ठीक है, या फिर बोल दो आप ड्रग है, वो अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जब सेम रहेगा ना, तभी इसमें इरिटेशन कॉज नहीं होगी। लेकिन अगर इसका प्रेशर और इसका प्रेशर डिफरेंट होगा तो फिर इरिटेशन कॉज होगी। ठीक है, यानी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए हम जब भी कोई भी सॉल्यूशन को या कोई भी ड्रग को जब हम ब्लड में दे रहे होते हैं या थ्रू ऑप्थेल्मिक रूट दे रहे होते हैं, तो हम उसकी आइसोटोनिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यानी उसकी आइसोटोनिसिटी चेक करते हैं कि वो आइसोटोनिक है कि नहीं है। अगर वो आइसोटोनिक रहा तभी वो पास कर पाएगा और इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, उसकी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ आइसोटोनिक तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से वो क्रिएट कर सकता है बॉडी में, जो विच कैन बी वेरी रिस्की। ओके, वैसे ये हुआ आइसोटोनिक। हम आइसोटोनिक होता क्या और हम क्यों जरूरत है हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने की। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है, इफ रेड ब्लड सेल इज इन कॉन्टेक्ट विथ solution that have same osmotic pressure as that of blood plasma, the cell wall will neither swell nor shrink and it will retain its tone and therefore the solution is said to be isotonic। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इस लाइन का मतलब है कि जब भी आरबीसी जो है, ठीक है, वो अगर कोई ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है जो कि जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, सेम है ब्लड प्लाज्मा के। ठीक है, आरबीसी कोई ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है ब्लड प्लाज्मा के, तो ना आरबीसी जो है वो ना ही श्रिंक होगी और ना ही स्वेल होगी, यानी आरबीसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है,
वो अपनी टोनिसिटी मेंटेन रखेगी, वो जैसा था वो वैसे ही रहेगी और वैसे ही एक्शन अपना शो करेगी। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आरबीसी आया। समझ आया? यानी अगर आरबीसी कोई ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रही है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ब्लड प्लाज्मा के, तो आरबीसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ना वो श्रिंक होगी ना वो स्वेल होगी। तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने किसी क्लास में एंट्री ली, आप एक न्यू एडमिशन है कोई स्कूल में या कोई क्लास में, ठीक है, आपने एंट्री ली वहां पे, ठीक है। तो अब जब आपने वहां पे एंट्री ली, तो अब आप देखोगे कि वहां पे वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहां पे, जो आपके क्लासमेट्स बन जाएंगे अभी, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है एक कोई स्टूडेंट हो जो बिल्कुल आपके जैसा हो, मतलब बिल्कुल आपके जैसे यानी आपकी प्रॉपर्टीज उससे बहुत सारी मैच करती हो, ठीक है। तो आप अगर उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो आप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आपके में ज्यादा चेंजेस नहीं शो होंगे, है ना। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे स्टूडेंट को अपना फ्रेंड बना लिया जो बहुत बदमाश है या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे टोटली डिफरेंट है, तो आपको क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो सेम कंडीशन होती है आरबीसी में। जब आरबीसी अगर किसी के कांटेक्ट में जाता है जो कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो फिर ब्लड प्लाज्मा लेवल के, तो उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक करते हैं और आरबीसी में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर वो कोई ऐसे सॉल्यूशन में चला जाता है जिसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, तो वो श्रिंक करेगा नहीं तो स्वेल करेगा। ये नॉर्मल एग्जांपल था। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे किशमिश होता है ना, तो अब किशमिश को आप पानी में, वाटर में या फिर मिल्क में आप सोक करके रख दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे मॉर्निंग, अगर रात को आपने सोक किया तो आप देखेंगे मॉर्निंग में किशमिश जो रहेगी वो स्वेल हो जाएगी, यानी किशमिश के मेम्ब्रेन से जो वाटर था या जो मिल्क था वो अंदर चला गया, वो पास हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम नहीं था, तो इसीलिए वो अंदर स्वेल हो गया, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली और वो स्वेल हो गया। इसी अगर में आप NaCl डाल दो, ठीक है, इसी सॉल्यूशन में, मतलब वाटर या मिल्क में आप अगर NaCl डाल देंगे, तो जो किशमिश होगी वो श्रिंक हो जाएगी, वो अपनी प्रॉपर्टी फिर बदल देगी। क्यों? क्योंकि सेम चीज है, क्योंकि दोनों का प्रेशर अब डिफरेंट हो जाएगा। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं ना, वो प्रेशर को चेंज कर देते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो इसीलिए हमें बेसिकली पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के केसेस में, आई में डालने में और ब्लड में जो हम इंजेक्ट करते हैं उस केसेस में हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, उस सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन जिस सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पैराटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आया? अगर हाइयर होगा प्रेशर तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। और अगर लोअर होगा प्रेशर तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। मतलब समझ आया कि पैराटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम नहीं होता, उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होते। तो सेम नहीं होंगे तो चाहे तो हाइयर होगा चाहे तो लोअर होगा। तो अगर हाइयर होगा तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक और अगर लोअर होगा तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो उसके अंदर हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। 0.88% कंटेन करता है ब्लड प्लाज्मा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। लाइक या एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड टाइप, जो कि मेन कंट्रीब्यूशन प्ले करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के मैनेजमेंट में, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ठीक है। ये बढ़ाता भी है और कम भी करता है अपने बॉडी के अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक। सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन 0.9% NaCl
कंटेन करता है, ठीक है, NaCl कंटेन करता है तो उसको प्रैक्टिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 0.09% से ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो होता है हाइपरटोनिक, और अगर कम होता है तो वो होता है हाइपोटोनिक। क्लियर हुआ? अगर कोई भी सॉल्यूशन 0.9% NaCl रहता है तो उसको प्रैक्टिकली आइसोटोनिक कहते हैं, कंटेन करता है। तो अगर वो 0.9% से ज्यादा कंटेन करता है तो वो हाइपरटोनिक होता है, और 0.9% से कम करता है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। जो हाइपरटोनिक होता है ना, वो हमेशा श्रिंक करता है, श्रिंकेज ऑफ आरबीसी, ठीक है, ये जो आरबीसी को श्रिंक कर देगा। और जो हाइपोटोनिक होता है वो स्वेल करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो आरबीसी को स्वेल कराएगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर द एडजस्टमेंट्स टू आइसोटोनिसिटी, ठीक है। अब जनरल प्रिपरेशंस क्या है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, वो हम देखते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्यों जरूरी है, देखो अब जैसे हमने कोई आईवी इंजेक्शन बनाया, फर्स्ट है सॉल्यूशन फॉर आईवी इंजेक्शंस। अगर हमने कोई आईवी इंजेक्शन बनाया तो उस केस में हम डायरेक्टली अपने वेन्स में दे रहे होते हैं, ठीक है, ड्रग्स को या सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली अपने मेंस में दे रहे होते हैं, यानी डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो इस केस में हमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही देना जरूरी है, वो डिजायरेबल है, वो नीड है, नहीं तो इरिटेशन कॉज होगा और वो टॉक्सिसिटी या फिर साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट भी दे सकता है, ठीक है। सेकेंड है आपका, अगर आप सबक्यूटेनियस लेवल से इंजेक्ट कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन को, तो इस केस में आइसोटोनिसिटी जरूरत तो होता है पर एसेंशियल नहीं होता, इट इज नॉट एसेंशियल, आपको जरूरी नहीं है। क्यों एसेंशियल नहीं है? क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस में आप जो सॉल्यूशन है उसको इंजेक्ट कर रहे होते हो फैटी टिश्यूज में, ना कि ब्लड स्ट्रीम में। वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो फैटी टिश्यूज में जाता है। तो हल्का फुल्का अगर इरिटेशन होता है तो वो टॉलरेबल होता है, तो इसीलिए इसमें आइसोटोनिसिटी जरूरी तो होता है। आइसोटोनिसिटी आप कर तो सकते हैं बट वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन फॉर आईएम इंजेक्शन। इस केस में आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप देते हैं, ठीक है, इनसाइड द मसल। The aqueous solution should be slightly hypertonic to promote rapid absorption. अब इस केस में देखो, अगर आप आइसोटोनिसिटी पढ़े होगे तभी आप बता सकते हो कि इस केस में जब हम आईएम देते हैं, यानी कि जब हम इंट्रामस्कुलर रूट से हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं सॉल्यूशन को, तो हमें उस समय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाना चाहिए। जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं तब वो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तुरंत होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंट्रामस्कुलर रूट से रैपिड एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो इसलिए हम उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना के देते हैं फॉर द क्विक एक्शन, ठीक। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन फॉर द इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। अब इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन ज्यादातर की डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? कि हमारा फॉल्स रीडिंग ना आए, ठीक है, क्योंकि हम अब बॉडी में डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं, अंदर कुछ और प्रेशर है, बाहर कुछ और निकल रहा है, तो रिजल्ट भी ऑब्वियस सी बात है कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए हमें वहां पे आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना जरूरी है कि हमें फॉल्स रीडिंग ना मिले, हमें करेक्ट रीडिंग मिले, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशंस फॉर इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शंस कहाँ पे दी जाती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दी जाती है, और इस केस में भी हमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डायरेक्टली इंजेक्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी में 60 to 80 ml प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपने पैराटोनिक सॉल्यूशन दे दिया, चाहे तो हाइपरटोनिक चाहे तो हाइपोटोनिक, तो वो आपको साइड इफेक्ट की तरफ ले जाएगी, ठीक है। आपको डायरेक्टली वॉमिटिंग होगी या कोई और ना और साइड इफेक्ट वो शो करेगा ही, क्योंकि आप डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन, ओके। तो इसीलिए आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इस केस में हमें हमेशा आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन यूज्ड फॉर
नेजल ड्रॉप्स। अब आप इसे डायरेक्टली नोज में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपने पैराटोनिक सॉल्यूशन दिया तो वो इरिटेशन कॉज कर सकता है आपके नोज के में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन यूज्ड एज आई ड्रॉप्स एंड आई लोशंस। आई हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो इसमें हम कोई भी चीज को इंजेक्ट करें तो उससे हमें देख के ही इंजेक्ट करना चाहिए। जो आई लोशंस होते हैं वो आइसोटोनिक उसको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लैक्रिमल सिक्रीशन में ज्यादा अमाउंट में जाता है, ठीक है, और वो ज्यादा देर तक भी आई के कांटेक्ट में रहता है। तो आपको इस केस में आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक्रिमल सिक्रेशन यानी आंसू, आपके आंख के आंसू में वो जाएगा, आपके आंख के अंदर जाएगा, और लोशंस जो रहते हैं वो ज्यादा देर तक की स्टे भी करते हैं आपकी आंखों में। तो अगर उसमें आइसोटोनिसिटी आपने मेंटेन नहीं की तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, और उसके अलावा साइड इफेक्ट जैसे रेडनेस ऑफ आई भी कॉज कर सकता है। लेकिन आई ड्रॉप के केस में वो जरूरी, मतलब उस आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, बट वो एकदम कंपलसरी नहीं होता। क्यों कंपलसरी नहीं होता? क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट में 1 या 2 ड्रॉप्स ही डाल रहे होते हैं, तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है, तो वो लैक्रिमल सिक्रीशंस में जाके डाइल्यूट हो जाता है और उतना इरिटेशन कॉज करने के चांसेस नहीं रहते हैं। बट इन केस ऑफ आई लोशंस आपको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक की आपकी आंख में रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आंख बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, थोड़ा भी इरिटेशन आंख में रेडनेस कॉज कर सकती है। ठीक है, आपको इरिटेशन कॉज कर सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी। अब इसी आइसोटोनिसिटी के कैलकुलेशंस क्या है ये हम देखते हैं। मतलब अगर हमें आइसोटोनिक, अभी जैसे कि इन सब केसेस में हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना तो था ही, लेकिन जरूरी कई कई केसेस में नहीं था, लेकिन कई कई केसेस में बहुत जरूरी था। जैसे आईवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करें। इंट्राक्यूटेनियस रूट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटेन करें। इंट्राथिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेजल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लोशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करें। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस है, वो हम देखते हैं कि हम आइसोटोनिसिटी का कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो अब इसी को कैलकुलेट करने के लिए, आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स हैं, बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड हम तब यूज करते हैं जब ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है। जब ड्रग कम होती है तब हम फ्रीजिंग पॉइंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है या इसी ड्रग से हमें उसको बनाना होता है पूरे सॉल्यूशन को, तो इस केस में हम मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए बाय बी। ठीक है, जिसमें ए क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और बी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंसेस। अनएडजस्टेड सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन जिसका हम क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एडजस्टिंग को, जैसे कि NaCl जो होता है हम उससे एडजस्ट करके आइसोटोनिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस। एग्जांपल NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.03 m by n। ठीक है, जिसमें m क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, m है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, एंड n क्या है? नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। ठीक है, ये दो चीज। अब इसको हम और क्लियर करते हैं न्यूमेरिकल से। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 1% solution of boric acid isotonic with blood plasma। आपको NaCl का कंसंट्रेशन फाइंड करना है कि 1% बोरिक एसिड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने में ब्लड प्लाज्मा से आपको कितना कंसंट्रेशन NaCl का लगेगा। ठीक है, इसमें गिवन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ
बोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.288 डिग्री सेल्सियस and freezing point of 1% solution of NaCl is equal to 0.576 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा पहला वाला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए बाय बी, जिसमें ए क्या है आपका अनएडजस्टेड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और बी क्या है 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग एंड सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसे फिट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है वो NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए बाय बी, जिसमें ये होता है फॉर अनएडजस्टेड सॉल्यूशन और बी होता है फॉर एडजस्टिंग सब्सटेंसेस। तो एडजस्टिंग सब्सटेंसेस है आपका NaCl और नॉन एडजस्टिंग है आपका यहाँ पे बोरिक एसिड। ठीक है, तो 0.52 माइनस 0.288 क्योंकि ये बोरिक एसिड का है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.576। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, जब आप 0.52 से माइनस करेंगे 0.288 तो आपका आंसर आएगा 0.232 डिवाइडेड बाय 0.576। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.402% वेट बाय वॉल्यूम, और वी कैन राइट, और वेट बाय वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.402 ग्राम पर 100 ml। ये हुआ आपको इतना NaCl आपको रिक्वायर्ड होगा 100 ml सॉल्यूशन बनाने के। मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.402 ग्राम पर 100 ml NaCl लेते हैं 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड का, तो हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि आइसोटोनिक होगा, जो कि तो फिर ये सॉल्यूशन जो होगा वो आइसोटोनिक होगा ब्लड प्लाज्मा के। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल था वो था बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम एक और देखेंगे न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड ऑन होगा, दिस इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज नीडेड टू फॉर्म आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, यानी आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है डेक्सट्रोज का ब्लड प्लाज्मा में। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.03 m बाय n, जिसमें m क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें सब्सटेंस कौन सा है हमारा, डेक्सट्रोज। ठीक है, तो डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। ठीक है, तो जो डेक्सट्रोज वो कितने आयंस में आयोनाइज होता है, तो डेक्सट्रोज नहीं होता है, तो उसका n जो रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, मैं आपको इधर बताती हूँ, इधर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम of adjusting substance is equal to 0.03 m divided by n, जिसमें m क्या है आपका, m है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज यहाँ पे। ठीक है, और n क्या है, कितने में वो नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच द सब्सटेंस इज आयोनाइज, तो कितने में वो आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो डेक्सट्रोज जो होता है वो नॉन आयोनाइज सब्सटेंसेस है। ठीक है, डेक्सट्रोज जो है वो नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस है, तो इसलिए n जो होगा इसमें 1 होगा, और डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए इसको, तो 0.03 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डेक्सट्रोज जो कि है 180 डिवाइडेड बाय आपका n यानी कि 1।
क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है तो आपने 1 लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू का आंसर आ जाएगा 5.4% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5.4 ग्राम पर 100 ml। अगर आप डेक्सट्रोज लेंगे तो आपका जो डेक्सट्रोज रहेगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा आपके ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।